हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे 9th स्टैंडर्ड के उर्दू मीडियम का दादू चैप्टर, जिनके लेखक का नाम है वी स खांडेकर। लेखक परिचय इतना इम्पॉर्टंट नहीं है, इसलिए मैं डायरेक्ट चैप्टर से स्टार्ट करती हूँ। मी इथे शिकायला आलो होतो। लेखक कह रहे हैं की वो दुसरे गाव में सीखने के लिए गए थे. 2 खोल्याचे घर मिळाले होते आणि मालकातर्फेच दादू नावाचा अनुभवी गडी लाभणार होता. 2 खोल्याचे मतलब होता है 2 रूम का घर उन्हें मिला था, और मालका तरफे मतलब ओनर की तरफ से उन्हें एक रूम मिला था और दादू नाम का एक नौकर भी मिला था. अनुभवी अनुभवी मतलब होता है एक्सपीरियंस, और गडी मतलब होता है हट्टा कट्टा. ठीक है, आगे. दादू ही व्यक्ती वर पाहिली तर जरा विचित्र दिसत होती. एक खांदा विचित्र रीतीने उडवत चालण्याची त्याची लकब होती. दादू को जब उन्होंने पहली बार देखा, वर पाहिली मतलब जब फर्स्ट टाइम देखा, तो वो एक अजीब सा ही दिख रहा था. एक कंधा ऊपर, जैसे पुष्पा मूवी में पुष्पा रहता ना, अल्लू अर्जुन, वैसे. लेकिन उसका पर्सनैलिटी एक अजीब तरीके से ही था. लकब मतलब होता है उसकी पर्सनैलिटी. लकब का मतलब होता है उसकी पर्सनैलिटी. वो एक कंधा ऊपर रख के ही चलता था. वाढलेली दाढी वाढलेली दाढी खासवत तो माझ्याशी बोलू लागला. तेव्हा माझ्या मनात आले, या म्हाताऱ्याला आपण गडी म्हणून ठेवणे महामूर्खपणेचे होईल. अभी वो अपनी बड़ी हुई दाढ़ी खुजाते हुए लेखक के सामने आया, और लेखक के मन में ऐसा ख्याल आया कि इस बूढ़े इंसान को अगर मैं खट्टा खट्टा इंसान बोलूंगा तो वो पागलपन कहलाएगा. महामूर्खपना मतलब होता है पागलपन. आगे. ही पीड़ा चुकवायची एक नवीन युक्ति मला सुचली. पीड़ा पीड़ा मतलब होता है प्रॉब्लम, युक्ति मतलब होता है आइडिया. उन्हें ऐसा लगा कि दादू एक अजीब सा इंसान है, अच्छा नहीं होगा, इसलिए उन्होंने दादू को भगाने की कोशिश की. दादूचा पूर्वीचा पगार फक्त 3 रुपए होता. दादू का जो पिछला पगार था वो सिर्फ 3 रुपए था. तो उन्होंने ऐसा सोचा कि वो दादू को उसका पगार पूछेंगे, उसकी सैलरी पूछेंगे, तो दादू थोड़ा ज्यादा बताएगा, तब वो उसे झूठा साबित कर देंगे. आता तो 4 किंवा 5 रुपये मागेल, आणि तसे मागितले की तुझ्यासारखा लबाड मनुष्य मला नको, असे आपल्याला सहज म्हणता येईल. जब वो अपनी सैलरी ज्यादा बढ़ के बताएगा, तब वो लेखक ने सोचा कि उसे झूठा साबित करके निकाल देंगे काम पर से. लेकिन ऐसा हुआ कुछ नहीं. लबाड मतलब होता है झूठा. लबाड मतलब झूठा. आगे. असा विचार करून मी दादूला म्हटले, मी सांगेन ते काम करावं लागेल तुला. त्याने मोठ्या आनंदाने मान डोलवली. ऐसा सोच के लेखक ने उन्हें बोला कि मैं जो बोलूंगा वो काम तुम्हें करना पड़ेगा. और दादू ने जो है बहुत ही खुशी से अपनी मुंडी हिलाई. मान डोलवली मतलब होता है मुंडी हिलाना. पगार काय घेणार तू? अब दादू से पूछा गया कि पगार क्या लेगा तू. त्याने हसत उत्तर दिले. दादू ने जो है हंस के जवाब दिया, पूर्वी मिळत होते तेवढाच. पहले जितना मिलता था उतना ही. पूर्वी मतलब होता है पहले. अरे पण तेवढाच म्हणजे किती? लेखक फिर से सवाल करते हैं कि पहले तुझे कितना मिलता था. आता याची लबाडी कळणाऱ्या कल्पनेने मी हसत हसत विचारले. लेखक को ऐसा लगा कि दादू झूठ बोलेगा, और जब वो झूठ बोलेगा तब वो उन्हें हंस हंस के ही निकाल देंगे जॉब में से. लेकिन दादू ने ऐसा कुछ किया नहीं. 3 रुपए दादू ने उत्तर दिले. दादू ने सच सच बताया कि 3 रुपए मेरी पगार है. मी चकित झालो. लेखक शॉक में चले गए. आश्चर्य हो गए. चकित होना मतलब शॉक. या अडाणी गड्यातला प्रामाणिकपणा दिसताच माझ्या मनात एक उज्ज्वल छटा चमकून गेली. अडाणी अडाणी मतलब होता है पढ़ा लिखा ना होना, और प्रामाणिकपणा मतलब लॉयल यानी ईमानदार. उन्होंने जब देखा कि दादू इतना ईमानदार है, तब लेखक का उनको देखने का नजरिया पूरी की तरीके से बदल चुका था. जिस तरह से हमने सोचा था कि दादू ऐसा होगा, वो बिल्कुल वैसा नहीं था. मी काहीच बोलत नाही असे पाहून दादू म्हणाला. लेखक एकदम चुप थे. उन्होंने कुछ बोला नहीं. ये सोच के दादू ने उन्हें बोला, 3.25 रुपए वर सुद्धा राहीन मी साहिब. उन्हें ऐसा लगा कि लेखक को 3 रुपए ज्यादा लग रहे हैं, इसलिए उन्होंने कम करके उनकी पगार बताई कि 3.25 अगर आप दोगे तो भी मैं कर लूंगा, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है. दादूच्या वृक्ष दिसण्याचे आड एक वेगळे सौंदर्य असे असा मला भास झाला. दादू जैसा दिखता था वैसा है नहीं. ये देखने के बाद लेखक को एक अलग सी खुशी होने लगी. मी सांगेन ते काम करायला हवं असे कामावर ठेवताना मी दादूला बजावले होते.
लेखक ने पहले ही दादू को बोला था कि जो मैं बोलूंगा वैसा तुम्हें करना होगा स्टार्टिंग में ही, और दादू ने हाँ भी कहा था उस पे. पण मला त्याला काही सांगायचा प्रसंग येत नसे, लेकिन ऐसी नौबत कोई आई नहीं. प्रसंग मतलब होता है नौबत. उसे बोलने की कोई नौबत नहीं आई, उसके पहले ही दादू सारे काम अच्छे से कर लेता था. मी सकाळी उठण्याच्या आधीच मी सकाळी उठण्याआधीच गाव्याचा करून तो दूध घेऊन येई. लेखक सुबह उठने से पहले ही वो तबेले से दूध लेके आ जाता. गावळ्याचा मतलब होता है तबेला. तबेले के इधर से वो दूध लेके आ जाता. और मी उठून चूळ भरायला लागलो की दादूचा स्टोव वर फूर लागे. जैसे ही लेखक उठ के ब्रश करने लगते थे, चूड़ चूड़ मतलब होता है कुल्ली करना, कुल्ली करने लगते तब तक दादू चाय बना लेता था. मला चहात कमी साखर लागते हे त्याला दुसऱ्यांदा काही सांगावे लागले नहीं. लेखक को चाय में कम शक्कर चाहिए ये उन्होंने सिर्फ एक बार बताया था. नेक्स्ट टाइम से दादू को वो चीज़ याद थी और वो नेक्स्ट टाइम से वैसे ही बनाने लग गया. मला काडीचाही त्रास होऊ नये. काडीचा मतलब मुझे थोड़ा सा भी कोई मुश्किल ना हो इसीलिए म्हणून तो जी धडपड करी ती पहिला की मला आईची आठवण येई. लेखक को किसी चीज की कमी ना हो इसीलिए दादू उनके लिए बहुत कुछ करता था, जैसे एक माँ अपने बेटे के लिए करती है. और लेखक ये देख के अपनी माँ को याद करने लग जाता. दादू पंपाने पानी काढू लागला. पंपाने, तुम लोग को पता है ना, हैंड पंप है तो होता है गांव में पानी निकालने के लिए, उसका मतलब होता है वो. की माझ्या मनात येई या खडकाळ जागेच्या पोटात जसा पाण्याचा झरा आहे. लेखक को ऐसे लगता है कि जैसे वो जमीन में से पानी निकाल रहा है वैसे ही वो मेरे लिए बहुत कुछ करता है. मतलब उसका प्यार भी वैसे ही है कि वो डायरेक्टली जमीन से ही आता है. आगे, दादूने माझी सर्व माहिती केव्हाच काढून घेतली होती. दादू ने जो है लेखक की सारी इन्फॉर्मेशन, माहिती मतलब होता है उनके बारे में सब कुछ पहले से पता किया था. पण स्वतःविषयी मात्र तो फारसा बोलत नसे. बट दादू ने अपने बारे में इतना कुछ बताया नहीं था लेखक को. एकदा दोनदा रंगात येऊन त्याने आपली थोडीफार माहिती मला सांगितली होती. एक दो बार लेखक और वो जब बात करने बैठे थे थोड़ा बहुत उसने बताया था. त्याचा मुलगा माझ्या एवढाच होता. सोलापूरला कुठल्याशा गिरणीत होता. उनका जो बेटा था, दादू का जो बेटा, एक सोलापुर में रहता था. छोटी सी गिरनी थी. गिरनी मतलब होता है कि चक्की, आटे की चक्की जिसमें हम आटा पिसवाते हैं ना, उसको गिरनी बोलते हैं. दादूच्या खेड्यातला जमिनीचा एक तुकडा सावकाराकडे खूप दिवस गहाण पडला होता. सावकार मतलब होता है सरपंच, गांव का सरपंच, गांव का मुखिया. दादू के पास जो जमीन थी वो गिरवी रखी हुई थी सरपंच के पास. गहाण मतलब होता है गिरवी. आगे, म्हातारपणामुळे शेती होईनाशी झाली तेव्हा बायकोला घेऊन तो इथे आला आणि त्याने मुलाला सोलापूरला पाठवले. बुढ़ापे की वजह से, म्हातारपणामुळे इसका मतलब होता है बुढ़ापे की वजह से उससे खेती हो नहीं रही थी. जो जमीन उसके पास थी वो वैसी ही पड़ी थी क्योंकि वो बूढ़ा हो चुका था. इसीलिए वो अपनी वाइफ को, बाइकोला मतलब होता है वाइफ, अपनी वाइफ को जो है अपने साथ लेके वो यहाँ आ जाता है और अपने बच्चे को वो सोलापूर में ही रखता है, जो लेखक जितने होते हैं. आणि त्याने मुलाला सोलापूरला पाठवले. फार उशिरा झालेला एकुलता एक मुलगा होता तो त्याचा. फार उशिरा मतलब बहुत ही, शादी के बाद बहुत लेट हुआ रहता है वो उनका एकुलता एक बच्चा, मतलब एक अकेला बच्चा. तुम्ही आई बाप सोलापूरला मुलाकडे का राहत नाही. लेखक उनसे सवाल करते हैं कि आप दोनों अपने बच्चे के पास क्यों नहीं रहते. म्हणून मी त्याला विचारले तेव्हा त्याने सांगितले. तब दादू जवाब देता है, आम्ही दोघे सोलापूरला गेलो की तिथं पोराचा खर्च वाढणार, मग तो सावकाराकडील जमीन सोडून कशी घेणार. तब दादू बोलता है, अगर हम दोनों अपने बच्चे के पास रहने गए तो उसका खर्चा बढ़ेगा और जो जमीन मैंने साहूकार के पास रखी है वो कैसे छुड़ा पाएगा जब हमारा खर्चा ही देखेगा तो. बायको इथं कडधान्य विकून 4 पैसे मिळवत. बायको इथं कडधान्य विकून 4 पैसे मिळवत. कडधान्य का मतलब होता है दाल, जो दाल होती है ना, मसूर हो गया, ऐसे कुछ दालें, वो बेचती थी उसकी वाइफ, दादू की. सोलापुरात सोलापुरात ती काय करणार. दादू बोलता है कि सोलापुर में वो क्या करेगी, तिथं मोड खपतात की नाही कोण जाने. अभी दादू बोलता है वो छोटा सा गांव है, वहां पे धंधा होगा नहीं होगा. मोड का मतलब होता है धंधा, होगा या नहीं होगा पता नहीं. नी सोलापुरात इथल्यासारखी कॉलेज नहीं ना. अब दादू बोलता है कि यहाँ पे जैसे कॉलेज है बड़ी बड़ी अच्छी अच्छी, वैसे वहां पे सोलापुर में नहीं है. सोलापुर छोटा सा गांव है.
तेव्हा माझ्यासारख्या म्हाताऱ्याला तिथं कोण काम देणार? दादू बोलता है माझ्यासारखा म्हातारा, म्हातारा मैंने बताया ना बूढ़ा इंसान, तो दादू बोलता है की मुझ जैसे बूढ़े इंसान को वहां पे कौन काम देगा. पण मुला वाचून कसं करमत नाही रे तुला? तब लेखक सवाल पूछते हैं कि बच्चे के बिना कैसे रह लेता है तू. न करमायला काय झालं साहेब? दादू बोलता है ना रहने को ऐसा क्या हुआ? आप भी आए ना अपने मम्मी पप्पा को छोड़ के. तुम्ही नाही का आलाय आई वडिलांना सोडून? तसाच माझा मुलगा मला सोडून गिरणीत गेलाय. जैसे आप अपने माँ बाप को छोड़ के आए हैं यहाँ पे पढ़ाई लिखाई करने के लिए, वैसे ही मेरा बच्चा वहां पे काम कर रहा है मुझे छोड़ के. मी इथं तुमचं काम करतोय ना, मैं यहाँ पे आपका काम कर रहा हूँ ना. सोलापुरात अशीच कुणीतरी म्हातारी त्याला जेवायला घालत असेल. म्हातारी, म्हातारी मतलब होता है बूढ़ी औरत, और म्हातारा मतलब बूढ़ा इंसान. वो मेल और ये फीमेल. ठीक है, कंफ्यूज मत होना. वो बोलता है जैसे मैं आपकी देखभाल करता हूँ वैसे सोलापुर में भी कोई बूढ़ी बूढ़ी होगी जो उसको खाने पीने के लिए देती होगी. 3 महिन्यात दादूचीनी माझी कमीत कमी 3 वर्षाची ओळख आहे असे वाटू लागले. 3 महीने में ऐसा लगने लगा था कि जैसे दादू को वो 3 सालों से जानते हैं. इतनी पहचान बढ़ गई थी. क्रिकेट जोरात सुरू झाल्यामुळे एक कितक्यादा रात्री 8 वाजेपर्यंत मी बिराडीत येत असे. लेखक का जो फेवरेट गेम था वो था क्रिकेट. उन्हें क्रिकेट खेलना बहुत पसंद था और बहुत बार ऐसा होता था कि क्रिकेट खेलते खेलते वो टाइम भूल जाते. बिराड़त, बिराड़त मतलब वो गार्डन, गार्डन में जब वो खेलने जाते अपने दोस्तों के साथ, तब वो भूल जाती थी की 8 बज रहे हैं और दादू उनका इंतजार करता था. पण मला कितीही उशीर झाला तरी ओट्यावर अंधारात दादू माझी वाट पाहत बसलेला असे. ओट्यावर तो पता ही होगा ना आपको, दरवाजे पे अंधेरा, अंधेरे में बैठ के दादू उनका इंतजार करता कितना भी लेट हो जाए. एखाद्या दिवशी मला यायला उशीर झाला, मी डब्यातला भात थंड झाला. अगर कभी मुझे आने में लेट हुआ और डब्बे में जो भात, भात होता है चावल, चावल ठंडा हो गया, तो दादू क्या करता था देखो. तर दादू लगेच स्टोव पेटवायला उठे. तो दादू तुरंत उठ जाता था और स्टोव जला देता था. थंडगार झालेला भात स्टोववर तापवला. जो चावल ठंडा हो जाता था वो स्टोव पे गरम करके लेखक को देता था. म्हणून त्याला उन्होंने भाताची गोडी कशी येणार, इसलिए अभी वो भले ही चावल ठंडा करके गरम करके देता था लेकिन वो मजा नहीं आता था. लेकिन जब वो केयर करके लेखक को देता था, उठ के अपना काम करता था, तो लेखक को वो बहुत अच्छा लगता था. लेखक को ऐसा लगता था उनकी माँ ये सब कर रही है. दादूच्या मनात होत